हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। इसराइल और हमास का जो वॉर है वो डेडली रूप लेता जा रहा है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज कर रहा है। क्योंकि हुतीज ने क्या किया है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल पे दाग दिया है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो वॉर है इसके वजह से क्या क्या होने वाला है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो आयरन डोम है वो भी इसको नहीं रोक पाया। और वही जो यमन का स्पोक पर्सन है उसका कहना यह है कि ये जो मिसाइल अटैक था ये एक तरह से टेलर था, अभी पूरा जो फिल्म है वो बाकी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यमन के जो हुतीज लोग हैं उनका क्या दुश्मनी है इसराइल से, और इनको ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया, या जो भी व्हीकल्स है, कौन सप्लाई करता है। क्योंकि अगर दुनिया में देखा जाए तो यमन जो कंट्री है सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, फिर भी इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि ये लोग नए नए जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर पा रहे हैं। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि हुतीज मिसाइल रीचेज सेंट्रल इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम, नो इंजरीज रिपोर्टेड। और इन्होंने बालिस्टिक मिसाइल यूज किया, फायर्ड बाय येमेन्स हुतीज हिट इजराइल स्पार्किंग फायर, आग लगा दिया इन्होंने। हुतीज ग्रुप क्लेम्स इट्स न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल managed to evade Israel air defense system as Gaza war enters 12th month। मतलब इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है और उसका यूज इन्होंने कहाँ किया? सेंट्रल इजराइल पे। सब लोग टेस्ट करते हैं अपने ग्राउंड पे, इन्होंने तो डायरेक्ट टेस्ट कर दिया इजराइल पे, वो भी सेंट्रल इजराइल। और वहां पे क्या हुआ कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, खास करके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी फेल हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क तो लगा है इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर, कि इतना बड़ा जो सिक्योरिटी फेलियर है वो कैसे हो सकता है। और आने वाले दिनों में अगर हुतीज हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज करने लगे अगेंस्ट इजराइल, इजराइल के लिए ये जो वॉर है बहुत ही घातक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये रहा यमन और यहाँ पे है इजराइल। तो आप ही सोचोगे यमन इतना दूर है, इजराइल इतना दूर है, तो आखिर में इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्या है। तो देखिए यहाँ पे है इकोनॉमी, जो रियल रीजन है वो है इकोनॉमी। और वो कैसे, तो ये मैं समझाता हूँ आपको। देखिए 19th सेंचुरी में क्या था, यमन दो पार्ट में था, एक था साउथ और एक था नॉर्थ। और यहाँ पे भी वही इशू था, सोशलिज्म वर्सेस डेमोक्रेटिक। यानी कि जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो था ऑटोमन एम्पायर में, और जो साउथ वाला पार्ट था वो था ब्रिटिश एम्पायर में। तो फाइनली ये लोग 1990 में क्या हुए, यूनाइटेड हो जाते, और उसके बाद एक फुल कंट्री बनता है जिसका नाम है यमन। लेकिन जो नॉर्थ वाले लोग थे, जहाँ पे हुतीज ट्राइबल के लोग रहते थे, उनका मानना यह था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके यहाँ से रिसोर्सेस निकाल रहा है और उसको यूज कर रहा है, और एडिक्वेट रूप से जो कॉम्पनसेशन, जो हिस्सा उनको देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ करप्शन इतना बढ़ गया है कि गरीबी भी बढ़े जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े जा रहा है। ऐसे में इस ग्रुप का, यानी हुतीज ग्रुप का एक लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर होता है, जिनका नाम होता है हुसैन अल हुती, इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और जब भी किसी भी कंट्री में प्रोटेस्ट होता है तो वहां पे बहुत आसान होता है उस प्रोटेस्ट को फ्यूएल करना। यहाँ पे भी क्या किया गया, जो ईरान है और ईरान का जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, उन्होंने क्या किया, इन लोगों को फंड करना शुरू किया, जो हुतीज लोग थे। और इसके वजह से इनके पास वीपन आना शुरू हुआ, और इन्होंने क्या किया, वायलेंस रूप लेना शुरू किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और गवर्नमेंट भी वहां पे करप्ट हो चुकी थी। वहां पे जो मोहम्मद साले का गवर्नमेंट था वो चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें और परमानेंट हमेशा के लिए जो राष्ट्रपति का पद है उसको बनाए रखें। इसके वजह से कहीं ना कहीं इनके मन में जो रोष था वो बहुत बढ़ चुका था। इन्होंने हथियार का रास्ता चूज किया, और इसकी वजह से एक तरह से कह लीजिए ये जो पूरा प्रोटेस्ट था एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। और वहां पे सऊदी अरबिया चाहता था कि जो मोहम्मद साले हैं वो गवर्नमेंट में बने रहे। जो भी मोहम्मद साले को सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न था उसको फुलफिल करता रहता था सऊदी अरेबिया। और ये हुतीज जानता था कि सऊदी अरेबिया जो है वो इंटरफियर कर रहा है, और इसके वजह से ईरान भी समर्थन करने लगा हुतीज का। जब इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगा, वेपन्स मिलने लगे, इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पूरा बढ़ चढ़ के क्या किया, वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और फाइनली इन्होंने क्या किया, जो मोहम्मद साले हैं उनको हटा दिया और उनको मार भी दिया गया। तब से लेके यमन जो है हमेशा से अनरेस्ट सिचुएशन में ही बना हुआ है। और हुतीज जो है इन्होंने बहुत सारे क्राइम किए उसके पास, जिसकी वजह से इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया।
तो अब मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे कैसे इजराइल और यूएसए के खिलाफ है हुतीस, क्योंकि अभी मैं आपको बताया कि हुतीस को फंड कौन करता था, हिजबुल्ला और ईरान। और ईरान और हिजबुल्ला का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इजराइल। तो ये नेचुरल दुश्मन है इजराइल किसका, हुतीस का, क्योंकि हुतीस भी चाहता है कि जो इस्लाम है, जो इस्लाम का सरिया लॉ है उसकी के अनुसार क्या हो, यमन को रूल किया जाए। ईरान भी रूल करता है वैसा ही, हिजबुल्ला का भी यही सोच है। तो इन लोगों का तो पहला जो आइडियोलॉजी है वो सेम है। आइडियोलॉजी सेम होने की वजह से क्या है, ये तीनों एक ही लाइन पे है। और दूसरी तरफ से जो भी इन लोगों को फंड नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि हुतीस ने ड्रोन अटैक कर दिया। ये ड्रोन डेवलपमेंट कैसे हुआ, ईरान के मदद से, क्योंकि ईरान के पास ही वो टेक्नोलॉजी है तो उन्होंने शेयर किया इन लोगों के साथ। और आज के दिन में ये जो मिसाइल डेवलप कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे ईरान का। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया भी इनको सपोर्ट करता है समय समय पर। वहीं अब रसिया को देखें तो वो भी धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट लेने लगा है, क्योंकि वेस्ट जो है रसिया के खिलाफ वॉर लड़ रहा है यूक्रेन में। यहाँ पे कह लीजिए कि ईरान हो गया, हिजबुल्ला हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रसिया हो गया, उसके बाद आने वाले दिनों में देखेंगे चाइना भी हो गया। ये सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये जो वॉर है वो क्या हो, प्रोलॉन्ग्ड हो सके, लंबा खिंचाए और आने वाले समय में किसी ना किसी तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको झुकाया जाए। तो आपको ये समझ में आया कि हुतीस जो है नेचुरल एनिमी है इसराइल का। इसी की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, मिसाइल ड्रोन्स जो भी हैं उससे अटैक कर रहे हैं इसराइल पे। और इसराइल की तरफ से देखा जाए तो इसराइल का अभी भी हॉस्टेजेस रिलीज नहीं हुआ है और अभी भी ये लोग जो पीस डील है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और करेंटली अगर इसराइल में आप देखोगे तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये जो वॉर है अब ओवर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का भी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है कि ये जो वॉर है इससे बेनिफिट कौन कर रहा है और कौन ऐसे लोग हैं जो इस वॉर को एग्जर्वेट करना चाहते हैं। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी वेपन्स मेकिंग कंपनी होती है, जो भी वेपन्स को मैन्युफैक्चर करती है, वो कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी कि किसी भी कंट्री का जो वॉर हो वो समाप्त हो जाए, क्योंकि फिर वो वेपन्स किसको बेचेंगे। तो वो सारी कंपनीज हैं जिसके सीईओज हैं वो चाहते हैं इस वॉर को कंटिन्यू रखो, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो वॉर है अभी भी कंटिन्यू। और लास्ट में देखते हैं कि फ्रॉम वेयर दे गेट वीपन्स। देखिए सबसे बड़ा वीपन सप्लायर कोई है तो वो है ईरान। हुतीस को सबसे ज्यादा वीपन सप्लाई किसी ने किया है तो ईरान ने किया, और इनका फंड भी ईरान से आता है, क्योंकि रेड सी में आज के दिन में देखा जाए तो कब्जा है हुतीस का। और वहाँ जो भी वहां से कंटेनर वाला शिप पास होता है तो जो भी ये लोग वहां से चार्जेस जो भी टैक्स कलेक्ट करते हैं वो भी इन लोगों के पास रहता है। और ईरान का जो इलीगल धंधा पानी है उसको भी ये लोग आराम से हरा झंडा दिखा देते हैं रेड सी के थ्रू, जिसके वजह से ये लोग एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी कमा लेते हैं। और इस सब पैसों का ये लोग यूज क्या करते हैं, इनको तो यमन की इकोनॉमी को रन करना नहीं है तो हथियार को बनाते हैं और हथियार बना बना के जो भी इनके अगेंस्ट में उनको मारते हैं। देखिए सबसे बड़ा डर ये है कि इनके पास अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाले समय में अगर यमन में सिविल वॉर और एग्जर्वेट हो जाए तो हो सकता है इन द फ्यूचर ये अपने ही कंट्री में क्या करें, एक हाइपरसोनिक मिसाइल मार दे। क्योंकि मान लीजिए तालिबान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत सारा हो और उसके यहाँ का हो हमला हो जाए या सिविल अनरेस्ट हो जाए तो गुस्सा में क्या करेगा, उसे दो चार को मिसाइलें दाग देगा अपने ही कंट्री पे। क्योंकि इनको कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, इनको जस्ट रूल करना है। वहाँ का इकोनॉमी कैसे रन हो, वहाँ का आम आदमी का समस्या क्या है, उनके बारे में इनको कुछ नहीं जानना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो लोग क्या करते हैं, पूरा कंट्री में सरिया लॉ लगाना चाहते हैं और लगा भी चुके हैं पूरा हद तक। लेकिन जो इनके बेटा बेटी हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ते हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में, यूरोपियन कॉलेजेस में पढ़ते हैं। उनके लिए कोई भी सरिया लॉ नहीं है। बट वहाँ का जो आम आदमी है जिनको कुछ नहीं आता, जो गरीब हैं, उनके ऊपर क्या है, सारा लॉ लगाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें तो हिजबुल्ला है। तो ये लोग भी क्या चाहते हैं कि इजराइल पे हमला करते रहे हुतीस, वी विल प्रोवाइड एनीथिंग, बस तुम मिसाइल मारते रहो इजराइल। और रसिया इसमें इंटरेस्टेड है। रसिया इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि ये वेस्टर्न के अगेंस्ट फोर्सेस हैं, तो जो भी वेस्टर्न के अगेंस्ट में है उसका समर्थन रसिया करेगा, क्योंकि वेस्ट जो कंट्रीज है वो क्या चाहते हैं, रसिया किसी तरीके से टूट जाए। ऑफकोर्स रसिया जो भी एंटी वेस्टर्न एलिमेंट है उसको बढ़ावा देगा। और आने वाले समय में ये भी हम सुनेंगे कि चाइना भी यहाँ पे आके एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि उसका जो रास्ता है वो क्लियर हो ताकि वो टॉप पे जा सके। तो देखते हैं कि आगे ये जो सिचुएशन है कैसे पैन आउट होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।